हेलो दोस्तों। तो आज की जो ये वीडियो है वो स्पेशली भारत के संविधान की भाग 1 पर है। ठीक है, तो भाग 1 में कुल अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक अनुच्छेद वर्णित हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो कि काफ़ी बेसिक है, कि संविधान में कुल 22 भाग हैं। ठीक है, वर्तमान में। ठीक, और इसके भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक का वर्णन किया गया है। तो आज हम उसी भाग 1 के अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक के वर्णन को समझने का प्रयास करेंगे और काफ़ी डिटेल से उसे समझेंगे भी। ये जो आज की वीडियो है, ठीक है, वो टोटल 2 पार्ट में होने वाली है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, जो इसकी पार्ट 1 आप देख रहे हैं और पार्ट 2 आपको 1 से 2 दिन के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। तो पार्ट 1 से पार्ट 2 में आपको इन दोनों वीडियो अप्रॉक्स मिलाकर के 1 घंटे की होगी, 1 आवर की। और ये 1 आवर में आपको ये भाग 1 इतने अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर भाग 1 से अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चंस अगर बनते हैं किसी भी तरह से, ठीक है, तो आप उसे अटेम्प्ट करने की काबिलियत रखेंगे। ठीक, चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं पहले साफ कर लूँ, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए। तो आइए शुरुआत से शुरू करते हैं कि भारत के संविधान का भाग, ठीक है, संघ उसका राज्य क्षेत्र, जो संविधान है उसका भाग 1 जो है, ठीक है, वो क्या दर्शाता है, तो उसका राज्य क्षेत्र, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, भारत के उसका राज्य क्षेत्र तथा भारत के आधिकारिक नाम, राज्य क्षेत्र के घटक एवं संसद के राज्य क्षेत्र के सीमाओं से संबंधी विषय। इसका मतलब ये हुआ कि जो भाग 1 है उसका संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र को दर्शाता है, उसके साथ ही साथ उसके नाम, ठीक है, तथा उसकी सीमाओं को। यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि भाग 1 में आखिर बताया क्या गया है। अब आगे आते हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक को हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो यहाँ हम पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिरकार अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक में दिया क्या गया है। उसके बाद हम एक एक करके अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 को विस्तार पूर्वक समझेंगे, जो कि आगे की स्लाइडों में काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने समझाया है, काफ़ी अच्छे इमेजेस के साथ, जिसकी आपको समझने में काफ़ी इंटरेस्ट आए और आप समझ सकें। तो अनुच्छेद 1 क्या बोलता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उपबंध करता है। जनरली अनुच्छेद 1 क्या करता है कि वो संघ का नाम, यानी कि जो जिस भूभाग पे हम रहते हैं, ठीक है, मैं अभी वो नाम यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है, जिस भूभाग पे रहते हैं, ठीक है, उसे संघ बोलते हैं। उस संघ का नाम क्या है तथा उस राज्य क्षेत्र, इसका ये जो भूभाग पे हम रहते हैं, ठीक है, इसका राज्य क्षेत्र कहाँ तक है, ठीक है, ये हो गया आउटर लाइन, ठीक है, इसका राज्य क्षेत्र, इसके अंदर है, कुछ ऐसी जगह हैं जो इसके बाहर भी हैं, ठीक है, तो उनके राज्य क्षेत्र के अंदर आता है। तो राज्य क्षेत्र का मतलब ये हो गया। अनुच्छेद 1 में आपको ये देखना है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, आई बिलीव, ठीक है, कि आपको मज़ा आएगा ये चीज़ सीखने में। अनुच्छेद 2 क्या होता है क्या बताता है कि नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि मान लीजिए जिस भूभाग पे हम रहते हैं, ठीक है, उसमें कोई नया राज्य आकर के जुड़ना चाहे। जैसे मान लेते हैं कि कल पाकिस्तान ही बोलता है, ठीक है, कि सुनो अब हमसे पूरा देश संभाला नहीं जा रहा, तो एक काम करिए, आप हमें अपने अंदर समाहित कर लीजिए, या आप हम ओवरटेक कर लीजिए हमें। तो नए राज्यों का प्रवेश तो आएगा तो एक, और पाकिस्तान आता है, ठीक है, ऐसा लाइटली लीजिएगा आप लोग, मजाक कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसा ना हो कभी, वो भी तरक्की करें, हम भी तरक्की करें, बस हमारी तरक्की उनसे ज़्यादा हो, मैं यही कामना करता हूँ। तो जो नए राज्य आए, ठीक है, उनका प्रवेश, उनकी स्थापना का उपबंध अनुच्छेद 2 में है, ठीक है। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अनुच्छेद 4 टोटली कनेक्टेड है 2 और 3 से। तो 2 में हमने क्या देखा, प्रवेश, ठीक है, और स्थापना। और अनुच्छेद 3 क्या करता है, अब अनुच्छेद 2 तो ये काम संभाल लेता है कि ये प्रवेश ले लेंगे और किसी नए राज्य की स्थापना कर देंगे, ठीक है। अनुच्छेद 3 का काम क्या बचा कि ये नए राज्यों का निर्माण, गौर करिएगा, नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों का निर्माण में अंतर है।
अब प्रवेश, इस बाउंड्री लाइन जो है हमारी इंडिया की, ठीक है, प्रवेश इसके बाहर का हो रहा है और नए राज्यों का निर्माण जो होता है, ठीक है, वो इसके अंदर होगा। समझ में आ रहा है डिफरेंस दोनों में? मैं एग्जाम्पल के थ्रू आगे की स्लाइडों में आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा और इससे भी अच्छे से इसकी जो वीडियो की पार्ट 2 आने वाली है उसमें आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे, ठीक है, पहले की ग्रुप में चलते थे, ठीक है, ABCD ये राज्य थे, ठीक है, वो ग्रुप्स में थे। उसके बाद बढ़ करके कैसे 24 बने, कैसे 22 राज्य बने, कैसे करंटली 28 राज्यों का ये देश बना है। तो वो चीज़ आएगी पार्ट 2 में, मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और प्रवेश में अंतर समझ में आ गया आप लोगों को। और वर्तमान राज्य के क्षेत्र, यानी कि जो वर्तमान राज्य है उसके जो क्षेत्रों हैं उसकी सीमाओं, ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं बिहार का, ठीक है, बिहार है, तो बिहार का जो राज्य क्षेत्र है, ठीक है, इसकी सीमाओं में परिवर्तन। कल को एक ट्रीटी होती है, ठीक है, जिसमें यूपी बोलता है कि बिहार से हम कुछ जिले आपके लेना चाहते हैं और अपने कुछ जिले देना चाहते हैं, तो वो हुआ उनके सीमाओं में परिवर्तन, उनके नामों में परिवर्तन, ठीक है, जैसे उड़ीसा का उड़ीसा होता है, ठीक है, इस तरह के नामों में परिवर्तन का कार्य जो है वो अनुच्छेद 3 देखता है कि ठीक है, आप क्या करिएगा, आप सीमाओं में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन, राज्य क्षेत्रों में परिवर्तन, ठीक है, नए राज्यों का निर्माण, ठीक है, आप अनुच्छेद 3 के तहत कर सकते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये चीज़ अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार और रिपीट करता हूँ अच्छे से समझने के लिए आपके लिए, ठीक है, कि अनुच्छेद 2 क्या करता है, प्रवेश तथा स्थापना, ठीक है, और अनुच्छेद 3 क्या करता है, नाम, ठीक है, सीमा, ठीक है, सीमा में परिवर्तन, ठीक है, राज्यों का निर्माण, ठीक है, ये सब अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किया गया परिवर्तन, ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत, मैं मिटा देता हूँ 1 मिनट, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किया गया परिवर्तन, ठीक है, वो संविधान संशोधन में नहीं आएगा, नहीं आएगा। जैसे कि यूजुअली हम कोई नया नियम बनाते हैं, ठीक है, और कुछ नए नियम जोड़ते हैं तो हमें संविधान में संशोधन की ज़रूरत होती है। आप लोग ये जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो अब मेरी एक वीडियो है, मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाई थी इस पर संविधान संशोधन को लेकर के, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जा करके चेक कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, चलो ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बदलाव होंगे वो संविधान में संशोधन नहीं माने जाएंगे, या फिर दूसरे शब्दों में कि आप, ठीक है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में कोई भी बदलाव बिना संविधान में संशोधन किए ही कर सकते हैं। ऐसा समझ में आया? इसके लिए बस आप एक कानून बनाइए, वो भारत की संसद को ताकत देती है, ठीक है, कि आप एक कानून बनाइए और उसके तहत उसके अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी बदलाव आपको करना है आप करिए। आपको संविधान को छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो चीज़ अभी मैंने समझाया अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को लेकर के, यही चीज़ अनुच्छेद 4 कहता है। एग्जैक्टली मैंने अभी अनुच्छेद 4 को आपके सामने समझाया है। अब मैं इसे पढ़ता हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, ठीक है, के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और प्रमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियों के विषय में विशेष उपबंध करता है। ठीक है, अनुच्छेद 4 यही बोलता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं संसदों को, ठीक है, भारत के विधायिका को, कि आप कर सकते हैं। ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग। चलिए मैं एक इसे साफ कर दूं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 एक ऊपर से ओवरव्यू आपको मिल गया हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 1 पे आते हैं। अनुच्छेद 1 का मैं टाइटल पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं कुछ एडिशनल उसमें आपको जोड़ूंगा, जिसे आपको ध्यान से सुनना है बस।
ठीक है, कुछ मत करिए, कॉपी पेन डाउन कर दीजिए अपना, ठीक है, रख दीजिए आराम से, और मस्त जैसे आप रिलैक्स होकर के जैसे स्टोरी सुनते हैं आप, ठीक है, वैसे आप बस सुनिए इसे एक बार। उसके बाद जो भी फैक्ट्स होंगे मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा और लिखवा दूंगा, ठीक। तो अनुच्छेद क्या कहता है कि पहला संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, इसे समझते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 1 क्या बोलता है, एक छोटी सी कहानी सुनिए, ठीक है, कि जब संविधान बन रही थी, जो संविधान सभा थी, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, ठीक है, इंडिया, ठीक है, इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है नए स्टूडेंटों के लिए, कि इसमें कहा गया था कि इंडिया यानी कि भारत, इंडिया यानी कि भारत इज इक्वल टू इंडिया, दोनों एक ही है, जैसे एक व्यक्ति के दो नाम होते हैं, एक घर का एक स्कूल का, ठीक है, यह है। तो इंडिया यानी कि जो भारत है, ठीक है, वो राज्यों के समूह के, ठीक है, जो कि राज्यों का समूह ना होकर के राज्यों का संघ होगा। तो इसमें अब डिफरेंस क्या है राज्यों के समूह और राज्यों के संघ में, ठीक है, मैं वो आपको समझाता हूँ। एक मिनट मैं मिटा दूँ इसे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है यूएसए का, जो काफ़ी टेक्स्ट बुक में भी मिलता है और एनसीईआरटी में भी मिलता है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ इंडिया, ठीक है। देखिए, तो जो यूएसए है ना, वो कैसे बना है, यूएसए का मान लीजिए कि ये कुछ बॉर्डर लाइन है, ठीक है, अलास्का इधर हो गया आपका, ये अलग से, ठीक है। तो जो यूएसए है, ठीक है, वो राज्य है उसके ऐसे, ठीक है। तो जब आज़ाद हुआ वो, ठीक है, आज़ाद क्या हुआ, जब ब्रिटिश काल वहाँ से समाप्त हुआ, ठीक है, वो चले गए, उपनिवेश ख़त्म हो गया, वो एक उपनिवेश नहीं रहा था, तब उनके राज्यों ने क्या बोला कि काम करते हैं, हम सब राज्य आपस में मिल जाते हैं। गौर से सुनिएगा कि हम सब राज्य आपस में मिल जाते हैं। टोटल शायद 50 राज्य हैं, मैं कंफर्म नहीं हूँ, एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि टोटल राज्यों ने ये कहा कि हम मिल करके एक देश का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ राज्यों के समूह, जैसे कि कई सारे राज्य आपस में समूह बना करके एक नए देश का निर्माण कर रहे हैं। अब सेम अब इंडिया पे आ जाइए, ठीक है। इंडिया का मान लीजिए कि ये हो गया, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हाँ, ये मान लीजिए इंडिया है, ठीक है। इंडिया क्या है, ये राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ। अब राज्यों का समूह समझ गए, राज्यों का समूह, ठीक है। अब समझते हैं राज्यों का संघ, ठीक है। राज्यों का संघ क्या है, हम एक देश थे, सॉरी अभी भी हैं, बट वो पाकिस्तान था तो वो टूट गया, तो अखंड भारत अलग हो गया। अब पाकिस्तान अलग हुआ, अफगानिस्तान अलग हुआ, ठीक है, म्यांमार अलग हुआ, बहुत सारे देश अलग अलग हो गए। तो हम एक पहले से एक निश्चित भूभाग थे, ठीक है, और ये देश इतना बड़ा था, विशाल था, इसमें विविधता इतनी थी, इतने धर्म के लोग रहते थे, इतनी तरह की भाषाएं बोली जाती थी, इतने तरह के कल्चर थे यहाँ पे, ठीक है, कि एक साथ एक छत के नीचे एक रूल के तहत, ठीक है, इसे चलाना प्रॉब्ली मुश्किल था, ठीक है। और इसका परिणाम आप देख भी सकते हैं, जब राज्यों का पुनर्गठन होना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो उससे पहले ना काफ़ी दंगे हुए, ठीक है, कि कोई गुजराती बोलता है, कोई मराठी बोलता है, ठीक है, तो कोई ये बंगाली बोलता है, इसके तहत लोगों में भेदभाव होना स्टार्ट हुआ और काफ़ी जाने भी गई। तब क्या हुआ कि भारत को ना अलग अलग राज्यों में बांटा गया, ठीक है, अलग अलग राज्यों में बांटा गया कि ठीक है, आप अलग राज्य में हम आपको बांटते हैं, ठीक है। इसलिए नहीं बांट रहे हैं कि आप एक अपना अलग पहचान, अलग प्रभुत्व, अलग देश बनाइए, नहीं, हम इसलिए बांट रहे हैं कि ये जो बाउंड्री लाइन है हमारी भारत की, आपको इसके अंदर ही रहना है, इससे बाहर नहीं जाना है। बस हम इसलिए बांट रहे हैं कि आप अलग अलग प्रशासनिक जो सुविधाएं आपको मिलेगी, आप उसका निर्वहन कर सकें, इसके लिए। इसी पे एक वाक्य थे, ठीक है, एक वाक्य है जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, मैं आपको बताता हूँ वाक्य क्या है, ठीक है। अंबेडकर ने कहा है ये कि पूरा राज्य एक है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा,
पूरा राज्य जो है वो एक है, ठीक है, जो कि विभिन्न प्रशासनिक सुविधाओं के लिए बटा हुआ है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि राज्यों का समूह क्या है और राज्यों का संघ क्या है। अगर नहीं है तो आप वीडियो, ठीक है, पीछे करके फिर से एक बार समझ सकते हैं, और कोई और कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं पक्का उसका रिप्लाई करूँगा जितनी जल्दी हो सके। चलिए मैं ये हटा देता हूँ। पहला क्लियर हो गया। मैं कहाँ पे था? इंडिया, यानी कि जो भारत राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ होगा, ठीक है। ये जो बात है, ठीक है, वो दो चीज़ें दर्शाता है, राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ, जो दो चीज़ें क्लेरिफाई करता है। वो क्या क्या है? पहला है देश का नाम, देश का नाम, ठीक है, और दूसरा है देश की शासन पद्धति, शासन पद्धति, ठीक है, ये चीज़ बताता है। अब इसके आगे आते हैं कि ठीक है कि तथा बात ये था कि जो संविधान सभा थी, ठीक है, उसमें ना भारत के जो नाम था ना उसको लेकर के काफ़ी विवाद थी। कुछ लोग थे कि उर्दू रूढ़िवादी नहीं बोलेंगे, ठीक है, वो एक अच्छी सोच थी कि कुछ लोग बोले कि हम जो है वो इस निश्चित भूभाग को, ठीक है, भारत के नाम से ही जानेंगे, क्योंकि भारत में इमोशन जुड़ा हुआ था, इमोशन था भारत में, क्योंकि हमने भारत के ही लड़ाई की, भारत के लिए ही स्वतंत्रता संग्राम हुए, कई लोगों ने अपनी आहुतियाँ दी इसे आज़ाद करवाने के लिए, ठीक है। तो भारत नाम एज अ फीलिंग लोग देखते थे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। तो भारत, कुछ लोग बोल रहे थे कि हमें भारत नाम चाहिए, जो पुराने थे, ठीक है, पुराने नहीं बोलेंगे, जो पुरानी सोच के थे और जो इमोशनली कनेक्ट थे। और कुछ लोग बोलते थे कि मुझे इंडिया नाम चाहिए, भारत का ये जो निश्चित भूभाग है मुझे उसका नाम इंडिया चाहिए, क्योंकि ये सुनने में थोड़ा सा मॉडर्न नाम लगता है, ठीक है। जबकि ये दिया हुआ ब्रिटिश का था कि मुझे इंडिया चाहिए। इंडिया का नाम स्पेशली इंडिगो के थोड़ा था, इंडिगो, ठीक है, एक तरह की नील है ये, नील की खेती। आप स्वतंत्रता विद्रोह पढ़ेंगे 1857 का, तो उसमें नील एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, तो इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इमोशन जुड़ा हुआ था, इसलिए कुछ लोग भारत का नाम चाहते थे और कुछ लोग मॉडर्न सोच वाले थे, इसलिए वो इंडिया का नाम चाहते थे। तो संविधान सभा के सामने थोड़ी सी दुविधा थी, तो उन्होंने क्या हल निकाला, उन्होंने कहा कि काम करते हैं, ठीक है, हम इसका नाम जो है, ठीक है, दोनों रखते हैं। तो संविधान सभा ने कहा कि इंडिया जो कि भारत है, उन्होंने एग्जैक्ट यही लाइन संविधान में मेंशन की, इंडिया जो कि भारत है, और इसे सबने स्वीकार किया कि आप इंडिया भी रखिए, आप भारत भी रखिए, दोनों नामों का मतलब एक है, दोनों नामों का मतलब बस एक निश्चित जो भूभाग है, ठीक है, ये उसे ही दर्शाता है। ये भी सही था। इसका सुझाव दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है, और ये नाम देने के पीछे उनकी दो मंशाएं थी, मंशाएं बोलिए या महत्व बोलिए, ठीक है, इस नाम के पीछे उनकी दो कारण था कि वो ये नाम दे रहे थे। पहला जानते हैं, भारत राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं था। ये भी सही है, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया है कि भारत जो है, ठीक है, वो राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ होगा, ठीक। तो भारत जो है, ठीक है, वो किसी समझौते का परिणाम भारत जो है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं था। दूसरा चीज, ठीक है, इसके किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। सिंपल है, ठीक है। दो चीज समझ गया कि अंबेडकर ने इंडिया जो कि भारत है तथा इसे क्यों चूज किया। पहला था कि यह किसी समझौते का परिणाम नहीं है, भारत जो है वो किसी भी समझौते का परिणाम नहीं था, जैसे कि यूएसए था, आइए हम मिलते हैं 50 देश, ठीक है, 50 राज्य और मिलकर के एक नई देश का निर्माण करते हैं। भारत में ऐसा कोई बात नहीं हुआ था।
उन्होंने बोला कि ठीक है, ये निश्चित भूभाग है, हम आपको बांट रहे हैं बस एक प्रशासनिक जो भी सुविधाएं हैं आपको देने के लिए, और कुछ नहीं। ठीक है। और दूसरी जो चीज़ थी, भारत से जिस दिन राज्यों को बांटा गया, ठीक है, अलग किया गया, जैसे बंगाल से काट करके बिहार बनाया गया, बिहार से फिर झारखंड बना, ठीक है, बिहार से फिर अलग होकर उड़ीसा बना, तो इसको बांटा जब गया तो इसलिए नहीं बांटा गया था कि आप एक अलग देश की मांग करिएगा ना, हम आपको अलग देश देंगे ही नहीं, ये चीज़ संविधान में मेंशन नहीं है, आपको इसके अंदर ही रहना है। और जो सुविधाएं दे रहे हैं हम स्पेशली उड़ीसा के लिए, ठीक है, उड़ीसा की अलग सुविधाएं देंगे, ठीक है, उनके जनजातियों के लिए अलग सुविधा देंगे, तो उस सुविधाओं का लाभ लेने के लिए देश को अलग अलग भागों में बांटा गया था। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, यही कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहता था, और मतलब समझाना चाहता था कि इसके पीछे का आखिर मोटो क्या था। लोगों को ये चीज़ काफ़ी कंफ्यूज करती है, इसलिए बोला था ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। आप नोट्स भी बनाते चलिएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करिएगा या बाद में वीडियो देखिएगा, ठीक है, तो पॉज करके नोट भी बनाते चलिएगा। लेकिन समझने के बाद, ये नहीं कि नोट बनाने बैठ गए, पहले समझ लीजिएगा उसके बाद नोट्स बनाइएगा। तो जो अनुच्छेद 1 है, जो अनुच्छेद 1 है, ठीक है, वो जनरली 3 चीज़ें दर्शाता है। अनुच्छेद 1 के तहत 3 बातें लिखी गई हैं। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जो कि मैंने आपको समझाया है, राज्यों का समूह नहीं, समूह ये जो है वो नहीं होगा, ये होगा राज्यों का संघ, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ठीक है, इसके राज्य क्षेत्र, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में शामिल है। मैं बताऊंगा कि पहली अनुसूची में क्या क्या लिखा गया है, आपको बेसिक नॉलेज होगी। तो भारत में संविधान की कुल 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, तो उसकी पहली अनुसूची में क्या लिखा हुआ है। अनुसूची 1 में ये लिखा गया है कि इसमें राज्य एवं संघ शासित राज्यों के नाम, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, इसमें राज्य एवं संघ शासित राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र विस्तार को दर्शाया गया है। अनुसूची 1 में क्या दर्शाया गया है, तो उसके संघ शासित राज्य तथा उसके क्षेत्रों के विस्तार के बारे में दर्शाया गया है, ठीक है। तथा संविधान का एक भाग 21 है जो आप आगे पढ़ेंगे, कुछ दिनों में आएगा वो, ठीक, तो उसमें कुछ राज्यों को ना विशेष दर्जा दिया गया है, और विशेष, ठीक है, छूट, आरक्षण, जो भी बोल लीजिए, ठीक है, विशेष दर्जा दिया गया है उनको। इसमें साथ एक पॉइंट ये भी आता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो कानून के तहत, ठीक है, भारत जो है वो किसी भी विदेशी क्षेत्र को की सीमा को, ठीक है, अधिग्रहित कर सकता है। एक चीज ये भी समझिएगा कि भारत जो है ना वो किसी भी विदेशी क्षेत्र की सीमा को अधिग्रहित कर सकता है। तो अधिग्रहित कैसे करेगा, ठीक है, 3 तरीके हैं उसके। 3 तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, चलो पहला देखते हैं, ठीक है, खरीद कर, ठीक है, दूसरा क्या है, जीत कर, या तो युद्ध होती है, ठीक है, या तो हमसे जीत जाते हैं या हार जाते हैं, ठीक है, या खरीद कर, और तीसरा होता है व्यवसाय के लिए, व्यवसाय के लिए, ठीक है, व्यवसाय के लिए या व्यवसाय के माध्यम से, ठीक है, वो किसी भी लैंड को, ठीक है, अपने अंदर समाहित कर सकता है या मिला सकता है या अपने राज्य क्षेत्र के अंदर ला सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम दें, ठीक है, तो जैसे गोवा हो गया, दमन द्वीप हो गए, पुडुचेरी हो गए, दादरा और नगर हवेली हो गया, ठीक है, ये कुछ ऐसे जगह हैं जो भारत की आज़ादी के बाद, ठीक है, उसे भारत में समाहित किया गया था। ये आप समझ गए। दूसरी अनुसूची में पहली अनुसूची का क्या तात्पर्य है, क्या बोलने का मतलब है, ठीक है। मैं तीसरी चीज समझाता हूँ, भारत के राज्य क्षेत्र में, ठीक है, राज्यों के राज्य क्षेत्र, ठीक है, कौन कौन से आते हैं, है कि भारत के राज्य क्षेत्र में वैसे राज्य आएंगे कि इन फ्यूचर, ठीक है, इन फ्यूचर सरकार किसी क्षेत्र को अपने अंदर समाविष्ट करता है या मिलाता है, उसे जनरली अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 1 के क्लॉज 3 के तहत बताया गया है। मैं इसे पढ़ देता हूँ, आपके लिए आसान होगा। राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में निर्दिष्ट
मतलब जो सम्मिलित है संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं या समाविष्ट होंगे उन्हें भारत का हिस्सा माना जाएगा या वो भारत के संघ के अंदर आएंगे। आई होप कि अनुच्छेद आपको बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप अपनी कमेंट फीड जो है वहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। और प्लीज़ अगर इसमें आपको कुछ भी ऐड करना है या मेरे टीचिंग स्किल्स में अगर सुधार करना है तो आप मुझे फीडबैक दीजिए। फीडबैक्स बहुत ज़रूरी है मेरे लिए भी। ठीक है, ये चैनल क्योंकि मैं नया है और मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ इसे, तो आप लोग ही मेरे सपोर्टर्स हैं और मेरे फॉलोअर्स हैं। थैंक यू। अनुच्छेद 2 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 1 में छोटा सा ये पॉइंट है, आप समझ लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि अनुच्छेद 1 पर किस किस दिन चर्चा हुई थी संविधान सभा में। ठीक है, एडिशनल नॉलेज है, आप रख लीजिए। तो चर्चा देखिए 15 और 17 नवंबर 1948 को हुई थी 2 दिन, और उसके बाद फिर 17 और 18 सितंबर 1949 को हुई थी 4 दिन। टोटल 4 दिन चर्चा हुई थी इस पर। ठीक है, 15-17 1948 और 17 से 18 सितंबर 1949। ठीक है, ये सब मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। अनुच्छेद 1 ये देखिए, मैंने आपको उस स्टोरी के थ्रू समझाया था कि इस मुद्दे को समझने के लिए हमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संघ का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि वो राज्य थे मिलकर के एक देश बनाए। तो यूएसए में 50 राज्य साथ में आकर के एक संधि से पूरे देश बना था। मतलब वो 50 राज्य आए थे साथ में और एक संधि के तहत देश का निर्माण हुआ था। जबकि भारत में आज़ादी के बाद भारत राज्यों में अपना संघ नहीं बनाया था। केंद्र ने सभी राज्यों को ठीक है, ये गलत वर्ड है, राज्यों को, ठीक है, एक निश्चित भूभाग के अंदर रखा था, एकीकृत किया था। बंधारण निर्माता यानी कि जो संविधान निर्माता थे वो जानते थे कि इतने बड़े देश और इतनी सारी विविधताओं को एक साथ रखना मुश्किल है। अगर संघ राष्ट्र बनाते हैं तो राज्य को ज़्यादा स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, और जैसे अमेरिका में है वो ये चाहते थे। स्वतंत्रता के चलते राज्य का खुद का जो संविधान है वो ध्वज, नीति, नियम होंगे, और यह सब भारत की एकता को चोट पहुंचा सकते हैं और भविष्य में अलग राष्ट्र की मांग उठा सकते हैं। तो जब भारत को अलग अलग हिस्सों में नहीं, अलग अलग राज्यों में बांटा जा रहा था, तो उनके सामने एक खतरा ये भी था कि कहीं आगे जाकर के ये बगावत में ना उतर जाए। जैसे कि आप रिसेंटली अभी देख सकते हैं कनाडा में क्या हुआ। वहाँ के जो भी पंजाबी लोग रहते थे, ठीक है, उन्होंने नए खालिस्तान की मांग उठाई। खालिस्तान का मुद्दा बहुत पुराना है, ठीक है, वो इंदिरा गांधी के टाइम का है। ठीक है, आप उसे पढ़ेंगे आगे। मैं उस पर एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, और आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक डिटेल वीडियो लेके आऊँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग, और एज अ स्टोरी के थ्रू आप उसे सुनिएगा मुझसे, और सुनने में आपको सच में बहुत ही अच्छा फील आएगा। आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हुआ क्या था, कैसे हुआ था। ठीक है, अच्छा, मतलब आपको कुछ एडिशनल नॉलेज होगी तो पता चलेगा अच्छा इसका कारण ये था, इस तरह से हुआ था। ठीक है, तो वो बात की बात है। लेकिन जब राज्यों को बांटा जा रहा था तो उनके सामने एक खतरा था कि कहीं वो नया झंडे की मांग ना कर दें कि हमारा राज्य है तो हम ये झंडा रखेंगे, नए नियम हमें चाहिए, नए संविधान चाहिए हमें। ठीक है, जो कि एकता पे चोट पहुंचा सकते थे। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 2 की तरफ, राज्यों का प्रवेश। ठीक है, चलो इसे समझते हैं। भारत की संसद जो है, ठीक है, यह अनुच्छेद संसद को 2 शक्तियां प्रदान करता है। जैसे कि मैंने आपको वो सेकंड वाली स्लाइड में ही बताया था कि अनुच्छेद संसद को 2 शक्तियां प्रदान करता है। पहली शक्ति है राज्य को भारत के संघ में मिलाने की शक्ति। ठीक है, ये पहले से मौजूद राज्यों के लिए है। राज्यों को भारत के संघ में मिलाने की शक्ति, जो कि यह पहले से मौजूद राज्यों के लिए है। ये क्लियर है। दूसरी शक्ति नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति। यह शक्ति जो पहले राज्य नहीं थे उनके लिए है। इसका मतलब है कि कोई राज्य है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके नए राज्य बना दिया गया। ठीक है, और जो पहला वाली शक्ति है यह पहले से मौजूद राज्यों के लिए है कि राज्यों को भारत के संघ में मिलने की शक्ति है। कि कोई आउटरीच से मैंने गोवा का एग्जाम्पल दिया था, गोवा हो गया, ठीक है, पुडुचेरी हो गई, दादरा नगर हवेली हो गया। ठीक है, ये भारत में मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संविधान में किया गया संशोधन जो है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा।
मैंने बताया था आपको कि वो संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी तरह के डाउट है संविधान में संशोधन की, तो एक वीडियो स्पेशली मैंने बना के रखी है संविधान संशोधन पे, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने संविधान में संशोधन को समझाया उसमें। मतलब कि 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, मतलब कि संसद के सामान्य बहुमत से राज्य का प्रवेश या स्थापना हो जाएगा। सामान्य बहुमत से इसमें क्वेश्चन आता है कि नए राज्यों की स्थापना, ठीक है, के लिए संविधान सभा में कौन सी बहुमत से उस विधेयक को पारित करना, ठीक है, चाहिए, विशेष बहुमत से, सामान्य बहुमत से। ठीक है, तो इसमें आपका होगा सामान्य बहुमत से। राज्यों का प्रवेश व स्थापना हो जाएगा। अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। ये बात अनुच्छेद आपको ठीक अनुच्छेद 4 में ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, ये रिलेटेड है, 2 और 3 मैंने बोला था, 4 से रिलेटेड है। इस अनुच्छेद के संशोधन विधेयक, ठीक है, ना होने पर संसद को संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। मान लीजिए कि साधारण बहुमत से पास करना है, फिर भी लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा में पास हो जा रहा है, राज्यसभा में वो विधेयक पास नहीं हो रहा है। ठीक है, राज्यसभा पास कर दे रही है तो लोकसभा उसे रोक दे रही है। तो इस स्थिति में जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, वो एक संयुक्त बैठक बुला सकता है कि दोनों साथ में सिटिंग हो। ठीक है, और उसमें आप डिसाइड करिए कि क्या करना है और नहीं करना है। ओके, अनुच्छेद 3 की तरफ आते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि एग्जाम में काफी बार आता है, अनुच्छेद 2 में बदलाव करने से किस अनुसूची में बदलाव होता है? अनुच्छेद 2 में बदलाव करने से किस अनुसूची में बदलाव होता है? तो आंसर होगा इसका अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में बदलाव होता है, जो कि पहली स्लाइड में आपको बताई गई थी। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण। यह सीधा सीधी समझिए कि अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है, 5 शक्तियां दी गई हैं। किसे दी गई हैं? तो विधायिका को, ठीक है। और भारत की विधायिका कौन है? भारत की विधायिका के कितने हिस्से हैं? 3, ठीक है। मुझे लगा आप कमेंट करके इसका आंसर देंगे, बट ठीक है, चलो। विधायिका के 3 हिस्से हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ये विधायिका के 3 स्तंभ हैं, ठीक है। तो इनको ये 5 शक्तियां दी गई हैं। ये 5 शक्तियां क्या हैं? गौर समझिएगा, एक वर्ड में मैं लिखूंगा, ठीक है, और उसे आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। बस ऐसे ही बैठ के पढ़ाई करिए, ठीक है, और एग्जाम क्रैक करिए। चलिए, तो पहला है, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया नए राज्यों का निर्माण, ठीक है। दूसरा है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, तीसरा है, क्षेत्र बढ़ा सकती है भाई, तो क्षेत्र घटा भी तो सकती है, इजी। चौथा है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। और 5वां है, उसके सीमा में परिवर्तन। इजी है ना, ठीक है। आपको सीधा अनुच्छेद 3 के तहत भारत का जो संविधान थी, संसद है, वो 5 बदलाव कर सकता है। नए राज्य का निर्माण कर सकता है, क्षेत्र बढ़ा सकता है, क्षेत्र घटा सकता है, नाम बदल सकता है और सीमा बदल सकता है। बस इजी है, ये 5 चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इन द केस अगर क्वेश्चन अगर बनते हैं किसी एग्जाम में कि निम्नलिखित में से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति भारत के संविधान के पास अनुच्छेद 3 के तहत मिली है, ठीक है। अनुच्छेद 3 के तहत भारत के संविधान में विधायिका को मिली है। तो नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, क्षेत्र को घटा सकते हैं, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मानेंगे उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 3 हो गया। अनुच्छेद 3 की कुछ एडिशनल डिटेल्स हैं, पढ़ देते हैं, ठीक है। कि जो इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक का अंतर्विशिष्ट प्रस्तावना, अच्छा चलिए ठीक है, मैं इसे
अच्छे से आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ, ठीक है। काफ़ी बुकिश लैंग्वेज मैंने टाइप कर दी है। तो ये समझ लीजिए कि अनुच्छेद 3 के तहत जो है कोई भी बदलाव है, जैसे मान लीजिए कि नाम, ठीक है, सीमा हो गया, ठीक है, उसके क्षेत्र को घटाना, ठीक है, या बढ़ाना, ओके, ठीक है। एक मिनट, उसके क्षेत्र को घटाना या उसके क्षेत्र को बढ़ाना। मान लीजिए कि दिल्ली है, ठीक है, वहाँ बैठे हुए हैं भारत को चलाने वाले, और एक राज्य है झारखंड, झारखंड को ले लेते हैं, ठीक है। अब दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, वो झारखंड राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन, उसके राज्य क्षेत्र को, मतलब जो सीमा क्षेत्र है उसको घटाना या बढ़ाना, वह रह के वहाँ पर ये फैसला करें कि आज हम एक काम करते हैं, झारखंड की सीमाओं में परिवर्तन करते हैं। तो ये तो न्याय संगत नहीं है ना कि आप वहाँ बैठ करके झारखंड, बिना झारखंड के लोगों से पूछे, ठीक है, आप इसे परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसीलिए अनुच्छेद 3 में एक बात ये भी जोड़ी गई है कि किसी राज्य के अनुच्छेद 3 के तहत कोई भी परिवर्तन जब भी किया जाएगा, ठीक है, उसमें आपकी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके, कि हम ये चीज़, उस राज्य में ये चीज़ बदलाव करने जा रहे हैं। तो आपकी नैतिकता है कि आप पहले राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करिए कि हम ये बदलाव करने जा रहे हैं, ठीक है, और राष्ट्रपति अगर सही समझेंगे तो वो उससे संबंधित, जैसे राष्ट्रपति दिल्ली में बैठे हुए हैं तो वो झारखंड को एक नोटिस भेज सकते हैं कि सुनिए झारखंड के मुख्यमंत्री जी, ठीक है, राज्यपाल, हम ये बदलाव करना चाहते हैं, झारखंड में वो सीमा बदलना चाहते हैं या नाम बदलना चाहते हैं, आपकी इस पर क्या विचार है। तो झारखंड सरकार बोलेगी कि ठीक है, वो एक्सेप्ट भी कर सकती है, वो डिनाई भी कर सकती है। कि झारखंड मान लीजिए कि किसी और गवर्नमेंट की सरकार है, केंद्र में किसी और गवर्नमेंट की सरकार है, तो झारखंड सरकार मान लीजिए कि नहीं मानती बात, कि नहीं हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं आपकी इस बात को, हम नाम नहीं बदलेंगे अपना, तो वो एक लेटर फिर से जारी करते हैं और राष्ट्रपति को देते हैं कि नहीं, हम आपकी शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। पर यहाँ पे जो राष्ट्रपति है, ठीक है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है, वो इस जो भी सुझाव झारखंड से आएंगे या किसी राज्य से आएंगे जिनके बारे में अनुच्छेद 3 के तहत बदलाव की जाएगी, ठीक है, तो वो राष्ट्रपति मानने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं है, ठीक है, वो टोटल राष्ट्रपति पे है कि बात माने या ना माने, ठीक है, अपनी मनमर्जी चलाए। तो ये कर सकते हैं राष्ट्रपति, पर वो चाहे तो उस संबंधित राज्य को एक सूचना दे सकते हैं, यही इस चीज में बोली गई है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, कि बिना राष्ट्रपति के पूर्ण अनुमति के अनुच्छेद 3 के तहत कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति से। अगला स्लाइड है अनुच्छेद 3 राज्यों का निर्माण। स्पष्टीकरण है जो मैंने अभी आपको फिलहाल समझाया है, उसी का जस्ट स्पष्टीकरण किया गया है, ठीक है। आप इसे अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते, अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन, ठीक है। इसमें एक बात ये समझिएगा आप, ठीक है, कि अनुच्छेद 4 जो है वो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और प्रमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियों को, ठीक है, अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 में जो भी निर्दिष्ट है, किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध, ठीक है, अति विशिष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों। जनरली ये यही बोलना चाहता है जो कि मैंने आपको शुरू में समझाया था कि इन अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत कोई भी बदलाव को करने के लिए एक आम कानून के तहत की जा सकती है, ठीक है, जिसे साधारण बहुमत से पास करके आराम से हो जाएगा। इसीलिए आपको संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अनुच्छेद 4 तो मैंने आपको अनुच्छेद 1 समझा दिया, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 मैंने क्लियर कर दिया आपको। आगे आते हैं, भारतीय राज्यों के बनने की कहानी इंटरेस्टिंग है,
ठीक है, मैं सेकंड पार्ट का एक छोटा सा इंट्रो यहाँ पे दे देता हूँ कि सेकंड पार्ट में मैं आपको पढ़ाने क्या चाहूँगा। तो इट्स जस्ट लाइक स्टोरी, ठीक है, आप सुनेंगे, आप इसे समझेंगे, उसके बाद आप जब इस पर सोचेंगे तब आपको हर चीज़ का रीज़न पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ था, और तब आप अपने दिमाग से तर्क कर पाएंगे और ऑप्शन एग्ज़ाम में एलिमिनेट कर पाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट है कि जब आप किसी चीज़ को समझते हैं, उस पर सोचते हैं, ठीक है, तो आप उस चीज़ को अपने स्तर पर जा कर के सीखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक छोटी सी इंट्रो दे देता हूँ कि सेकंड वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं क्या आपको बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। वीडियो ऑब्वियसली 40 मिनट की हो चुकी है। चलिए आगे देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 देश अभी भी आज़ाद हुआ था। एकदम हिस्ट्री में लेके मैं चलता हूँ आपको। जब देश आज़ाद हुआ था, पहली बार लोग स्वतंत्रता को उसके ऊंचे स्तर पर महसूस कर पा रहे थे। इस आज़ादी की कीमत जो उन्होंने और उनके पुरखों ने चुकाई थी, आज उसका परिणाम सामने था। महीने लगता है 200 साल का स्ट्रगल, है ना। उसके बाद कुछ रिजल्ट सामने आया तो सच में वो एक खुशी का मोमेंट होता है कि आउटकम मिला 200 सालों के बाद। कितनी जनरेशन इसमें ख़त्म हो गई होंगी, 2 से 3 जनरेशन्स। खैर, पर समस्या अभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी। आज़ादी के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। असली चुनौती तो अब देश के सामने थी, और वो चुनौती थी टुकड़ों में बटे देश को एकजुट करना, और ये उतना आसान भी नहीं होने वाला था। क्लियर है। आज़ादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की 2 श्रेणियां थी, ब्रिटिश प्रांत और देसी प्रांत। एक वो प्रांत थी, ठीक है, जो ब्रिटिश के अधीन थी, एक देसी रियासतें थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया था, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत, ठीक है, जिसे 3 जून प्लान भी कहते हैं 3 जून प्लान भी कहते हैं। क्लियर है, ठीक। और साथ ही देश रियासतों को 3 ऑप्शन दिए गए, यानी कि जो भी देसी रियासतें थी, ठीक, तो देसी रियासतें थी, ठीक है, उनको 3 ऑप्शन दिए गए थे। पहला था भारत में शामिल हो जाइए, ठीक, दूसरा पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या तीसरा आप स्वतंत्र रहिए। जनरली 3 ऑप्शन थी उनके पास, भारत में मिल जाइए, पाकिस्तान में मिल जाइए, या फिर तो स्वतंत्र रहिए। तो देसी रियासतें कौन थी, मैं ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों में आपको एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ। वो जगह भारत की, ठीक है, अंदर के वो जगह जो जिन पे राजाओं का प्रभुत्व था, ठीक है, वो थी देसी रियासतें। और ब्रिटिश प्रांत वो थे, ठीक है, जिन पे ब्रिटिश शासन कर रहे थे। वैसे वो शासन तो पूरे भारत पे कर रहे थे, बट कुछ राजाओं के अधीन भी थे जहाँ पे राजाओं का प्रभुत्व था, लेकिन वो राजाएं भी ब्रिटिश प्रांत के अंदर ही काम कर रहे थे। तो उन ब्रिटिश प्रांतों को उन देसी रियासतों को 3 ऑप्शन दी गई, भारत में शामिल हो जाओ, पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या फिर तो स्वतंत्र रहो। तो कि नहीं, हम स्वतंत्र रहेंगे भाई। एक बात बताइए, ठीक है, अब भारत के बीचों बीच कुछ प्रांत हैं, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि हम स्वतंत्र रहेंगे, और कल को जा करके आप उस देश में कैसे रह पाइएगा, और उस देश ने आप पे प्रतिबंध लगा दिया तो। भी 3 रियासतें जो थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये इतनी समझदारी नहीं दिखाई, मतलब उन्होंने शामिल नहीं हुआ, ठीक है, शामिल में होने से इनकार कर दिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें सही ऑप्शन समझाने की जिम्मेदारी ली। मतलब उन्होंने बताया कि सुनिए, आप भारत में आ जाइए, ठीक है, नहीं तो इन फ्यूचर बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन वो मान गए कि ठीक है चलो भारत में। उन्हें समझ में आ गया कि इन फ्यूचर क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे साथ आ सकती हैं। क्लियर है। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, ठीक है, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, ठीक है, और कश्मीर को पाकिस्तान की तरफ से जब हमला हुआ, ठीक है, तो वहाँ के जो राजा थे हरी सिंह, ठीक है, वो भाग करके आकर के भारत के साथ वो समझौता कर लिए कि पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया है, इससे अच्छा है कि हम आपके साथ विलय कर लें। तो उन्हें विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया। ठीक है, तो अब देखते हैं राज्यों का निर्माण। संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार के से वर्गीकृत किया है। ठीक है, भाग 1, भाग 2, भाग क, भाग घ और भाग घ। ठीक है,
इसमें टोटल 29 राज्य थे। तो भाग क में कौन से राज्य थे? भाग क में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। क्लियर है? जहां पे भारत में गवर्नर का शासन था, ठीक है, वो भाग क में रखा गया था, यानी कि एक निर्वाचित गवर्नर और राज्य विधायिका द्वारा शामिल था। ये इनकी संख्या टोटल 9 थी। हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से थे। भाग क में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था, जहां पे प्रमुख गवर्नर था, यानी कि एक निश्चित गवर्नर और राज्य विधायिका द्वारा शासित था। जैसे बिहार हो गए, उड़ीसा हो गए। मैं दिखाता हूँ आपको भाग क के राज्य। देखिए भाग क के राज्य ये हैं: असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत जिसे आप यूपी बोलते हैं, और पश्चिम बंगाल। ठीक है, इन पे गवर्नर का शासन था और इनकी एक निश्चित सरकार थी। दूसरी भाग बी में आते हैं, वो 9 राज्य शामिल थे जहां पे शाही शासन था, प्रिंसली स्टेट्स जिन्हें बोलते हैं, जो राज्य प्रमुख द्वारा शासित था, जहां के एक राजा था और वही उनकी शासन व्यवस्था चलाता था। उनकी संख्या भी कुल 9 थी: हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, ठीक है, मैसूर, पटियाला, पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और त्रावणकोर, कोची। ये थे। भाग ग में आते हैं। भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन एवं कुछ में शाही शासन था। तो भाग ग में वे राज्य थे, देखिए, जैसे अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, कुछ बिहार, दिल्ली, कुर्ग, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। ये टोटल 10 राज्य हैं, शायद ये 10 राज्य हैं। ये भाग ग में आते थे। और भाग ख में अकेले अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। यहाँ तक मैंने आपको एक ऊपर से एक ओवरव्यू दे दिया है कि राज्यों का निर्माण कैसे हुआ। आपको इसमें कई सारी डाउट्स आई होंगी इस वाली स्लाइड में, ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं। इसकी जो अगली वीडियो आएगी वो इसी पे बेस्ड होगी और पूरी 1 घंटे क्लास में इसी पे लेने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए। लास्ट टाइम IAS से आप जुड़े रहिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर वीडियो इतनी ही डिटेल में बना कर दूँ। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।